Hello everyone. I hope you have enjoyed the first part of the topic, the government, which is the third chapter of your civics. And in that, I have given you about some information about different types of government. I told you about democracy. I told you about dictatorship. I told you about hierarchy or monarchy, and then we discussed about the differences between a democratic government and a dictatorship. Then we took some key elements of democracy, and in that I told you the different eight key elements of democracy. In those elements we talked about sovereignty with the people, liberty, the equality, fraternity. State and government are means, rule of majority, rule of law, and decentralization of powers. So we discussed so many things related to our government. आज हम पढ़ने जा रहे हैं what is the need for a government. हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है, गवर्नमेंट का ऐसा क्या काम है जिसके लिए गवर्नमेंट इज़ सपोज टू बी मीन्स ट्रीटेड एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी. तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि हमें नीड क्यों है. फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री. अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं होगी देन देयर विल नॉट बी एनी स्मूथ फंक्शनिंग एज फार एज द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न्ड. क्योंकि गवर्नमेंट इज़ देयर टू मेक लॉस. दे अपॉइंट सम पीपल हु हैव टू इम्प्लीमेंट दोज लॉज. और अगर हमारे लॉज नहीं होंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे सोसाइटी में, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी पॉसिबिलिटी फॉर अ सिविक सोसाइटी विदाउट अ रूल और लॉ. एंड फॉर दैट in a country government is required. एंड और गवर्नमेंट ही एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा मीन्स सोर्स है हमारे लिए जो ये इंश्योर करता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दे आर देयर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी टू एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स इट इज़ अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. एंड इफ द इन अ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अ गवर्नमेंट हैज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, नीड फॉर अ गवर्नमेंट, वाई देयर इज़ नीड फॉर गवर्नमेंट. तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे. आज का हमारा सेशन 2 है एंड आई होप दिस विल बी आवर कंक्लूडिंग सेशन फॉर दिस चैप्टर. तो अब हम आते हैं नीड फॉर अ गवर्नमेंट. अ गवर्नमेंट्स ड्यूटी यूजुअली इंक्लूड्स पासिंग लॉज. अंडरलाइन करेंगे कि गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है. इट हैज़ टू पास लॉज, जो भी लॉज हैं. और लॉज क्या हैं, जो भी लॉज टाइम टू टाइम बनाए जाते हैं हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए. हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो भी लॉज बनाए जाते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, गवर्नमेंट. एंड इसके साथ साथ इसका इंश्योर करना कि दैट दे आर ओबेड. और ये देखना भी गवर्नमेंट का काम है कि वो लॉज फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, उनको ओबे किया जा रहा है कि नहीं. डिफेंडिंग द कंट्री, कौन से, टू डिफेंड द कंट्री, कंट्री को डिफेंड करने के लिए मीन्स फॉर द सिक्योरिटी. लुकिंग आफ्टर एसेंशियल सर्विस, हमारी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, लाइक हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज, मेंटेनिंग रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, है ना. ये सब चीज़ें हो रही हैं प्रॉपरली कि नहीं, कि हमारे कंट्री में कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंट्री के कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ और अदर कंट्रीज़ के साथ. और हमारे कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर हैं कि नहीं. सो फॉर दैट गवर्नमेंट इज़ टू मेक लॉज एंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो.
The work of government can be categorized into 3 segments. Segments means session. हमारे गवर्नमेंट के काम को हम 3 sections में categorize कर सकते हैं. These are known as the organs of the government. इनको हम क्या कहते हैं? Organs of the government. सबसे पहले क्या है? The legislature. लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर वो सेक्शन है हमारी गवर्नमेंट का, वो पार्ट है विच पासेस लॉज, जो लॉज को बनाता है और पास करता है. उसके लिए हमारी कंट्री में कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा पार्लियामेंट हाउस, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ आवर पार्लियामेंट. दे आर देयर टू कंडक्ट मीटिंग्स, दे आर देयर टू कंडक्ट डिस्कशंस, they are there to discuss problems of the country, and according to that they make laws and they pass. और laws बनाना भी it's not an easy task. इसका भी एक बहुत लंबा procedure है which you will definitely study in your upper classes. सेकेंड है द एग्जीक्यूटिव. तो लेजिस्लेचर पासिस द लॉज में इसमें हमारे कौन सा है? पार्लियामेंटेरियंस में हमारे कौन से लोग आए? हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी. एंड वो लॉज कैसे बनाते? दे फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे लॉ एक प्रपोजल की फॉर्म में आता है, एक बिल की फॉर्म में आता है. देन इट गोज़ in both the sections of the parliament, upper house, lower house, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. And after the discussion in both the houses, if it has been sanctioned by both the house members, then it goes to the president for the final approval of the law. Means then it becomes a law. In the beginning it goes in the shape of a bill. बिल मीन्स प्रपोजल की शेप में जाता है, प्रपोजल की फॉर्म में जाता है. फिर उसके ऊपर डिस्कशंस होता है इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा. जब दोनों हाउसेस के लोग इस चीज़ पे सेटिस्फाई होते हैं कि दैट दिस लॉ हैज़ टू बी मेड. अभी हमने देखा एक्ट 370 रिमूवल के लिए हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने लॉ बनाया. सो दैट एक्ट वॉज रिमूव फ्रॉम आवर स्टेट, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, है ना. तो यू विल स्टडी मच अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेस. सेकेंड है एग्जीक्यूटिव. अब लॉ बन गया, अब ये देखना है कि ये लॉ उसका फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं. मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि सपोज वी हैव द लॉ इन आवर कंट्री दैट यू मस्ट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस इफ़ यू वांट टू ड्राइव ऑन अ रोड. And if you are not having a driving license or a helmet, you are supposed to be fined or you have to be jailed by the law. तो अगर हमने लॉ बनाया ऑन पेपर्स की हेलमेट पहनना ज़रूरी है, आपके लाइसेंस होना ज़रूरी है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करा गवर्नमेंट ने? दे अपॉइंटेड सर्टेन पीपल एंड दे आर देयर टू चेक यू टाइम टू टाइम. वो हमारे ट्रैफिक पुलिस भी हो सकते हैं, वो हमारे डीएम भी हो सकते हैं, वो हमारे एसपी भी हो सकते हैं. सो दे हैव द राइट टू चेक द इम्प्लीमेंटेशन. उनकी ड्यूटी है कि ये चीज़ें जो रूल गवर्नमेंट ने, जो हमारे लॉज फॉर्म हुए हैं, उनको एग्जीक्यूट किया जाए. उसको एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव वो है जो एग्जीक्यूट करवा रहा है उन लॉज को जो कि गवर्नमेंट ने फॉर्म करे. Third is the judiciary. This is the third part of our government, that is judiciary. It makes sure that laws are enforced properly. अभी मैंने आपको बताया अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे, आप लाइसेंस लेके नहीं चले, तो पुलिस इज़ देयर, ट्रैफिक पुलिस इज़ देयर. तो वो कौन है? दे आर द पार्ट ऑफ जुडिशरी एंड दे विल सी, दे विल मेक श्योर दैट दीज लॉज आर इन्फोर्स प्रॉपरली. और जो इन लॉज को फॉलो अप नहीं कर रहा, उनको फॉलो नहीं कर रहा, वॉयलेट कर रहा, देन इन दैट केस दे हैव द राइट टू पनिश द कंसर्न्ड पर्सन. All the organs of the government try to establish a society of proper atmosphere where an all-round development of all the individuals is possible.
अब जितने भी ये हमारे ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, इनका काम क्या है, दे ट्राई टू इस्टेब्लिश अ सोसाइटी, वो ऐसी सोसाइटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और प्रॉपर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वेयर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इज़ पॉसिबल। अब ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, आपकी ट्रैफिक पुलिस है, मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल से आपको कनेक्ट करके बता रहे हैं, सो यू विल नॉट बी कंफ्यूज। हम अभी सिर्फ लाइसेंस और हेलमेट की बात कर रहे हैं, तो हमारे प्रॉपर एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट हो रहा है, दैट इफ़ यू आर फॉलोइंग दीज रूल्स, यू आर फॉलोइंग दीज लॉज, तो क्या होगा, इट विल हेल्प यू टू बी सेफ, है ना। इट विल हेल्प यू टू बी सेफ फ्रॉम एनी एक्सीडेंट। अगर आप बिलो 18 से पहले आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, बिलो 18 आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू ड्राइव। एंड इफ़ यू आर ड्राइविंग विदाउट अ हेलमेट, यू आर अनसेफ, यू आर मेकिंग योर सेल्फ अनसेफ। तो सोसाइटी को सिक्योरिटी सेफ्टी का मैसेज देते हुए ये लॉ आपकी हेल्प कर रहा है। So it is creating an atmosphere where an all-round development of all the individual is possible. If you are following those rules, you are making yourself safe, and you are making others also safe. So you are making means a society where people care for each other. है ना। फॉलोइंग आर द मेजर फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट। अब फंक्शंस क्या है, क्या ऐसे काम है गवर्नमेंट के, वो अब हम देखेंगे। फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सेकेंड, डिफेंस फ्रॉम फॉरेन एग्रेशन। फॉरेन एग्रेशन कैसे होगा भाई, अगर हमारी पॉलिसीज़ फ्लेक्सिबल हैं, हमारी पॉलिसीज़ हमारे रिलेशंस फ्रेंडली हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, देन वी आर वेरी मच comfortable in making our relations in a better stage rather than we have any aggression। किसी के साथ हमारा कोई एग्रेशन है, कोई गुस्सा है, सो इफ़ वी हैव आवर प्रॉपर पॉलिसीज़, हमारे जो हमारे डिफेंस है, हमारे डिफेंस एरियाज़ हैं और हमारे जो अदर एरियाज़ हैं, हम मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, वी आर एबल टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। डिप्लोमेटिक मीन्स ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ख़राब, मीन्स वी डोंट हैव टू प्रूव दैट वी आर वेरी गुड, बट वी हैव टू प्रूव दैट वी आर फ्रेंडली विद ऑल। मीन्स वी डोंट हैव टू यू कैन से वी डोंट हैव, हमें किसी को ये जताना नहीं है, बट वी हैव टू बी देयर इन अ गुड रिलेशन विद अदर कंट्रीज सो दैट देयर विल नॉट बी एनी ऑफ आवर एनिमी, है ना। क्योंकि जब हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, वी आर पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू मेक गुड रिलेशंस विद ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सो दैट इन केस ऑफ एनी need they may get or we may get help from each other, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हमारे जुडिशरी को प्रॉपर रखना, उसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे कोर्ट्स हैं, जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे लोअर कोर्ट्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, फिर हमारे हाई कोर्ट्स हैं जो हमारे स्टेट लेवल के हैं, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो कि हमारा नेशनल लेवल का, दे हैव टू सी द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑल्सो। और उसकी फर्स्ट यूनिट क्या है हमारी जुडिशरी की, हमारी पुलिस है। पुलिस इज़ देयर टू सेफ गार्ड अस ऑल द टाइम। एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, हमारे को ये गवर्नमेंट का ये भी काम है कि हमारी कंट्री में उनको ये भी देखना है कि द एजुकेशन शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी, स्टूडेंट मस्ट गेट, और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रह जाना चाहिए जो एजुकेटेड ना हो। सो फॉर दिस पर्पज ऑल्सो टाइम टू टाइम आवर गवर्नमेंट इज trying to make different policies to promote education in rural areas as well as urban areas. Those who are not able to study, government is just introducing some of the schemes so that they motivate the students to come to school. प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इरेडिकेशन मीन्स दूर करना गरीबी, पॉवर्टी क्या थी, गरीबी को दूर करने के तरीके ढूंढना, सोचना उनके बारे में, ये भी गवर्नमेंट का काम है। प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करना,
ब्रिंगिंग मॉरल एंड सोशल रिफॉर्म्स ताकि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनमें मीन्स हार्मनी बनी रहे, मीन्स दे मस्ट नॉट हैव एनी टाइप ऑफ dispute amongst them. They must live with harmony and love. Providing public services like transport facilities प्रॉपर होनी चाहिए, रेलवे है, एयरलाइंस है, फिर हमारा बस है, हमारे लोकल लेवल पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इट हैज़ टू बी सीन बाय द गवर्नमेंट. पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है कि नहीं किसी एरिया की, किसी सिटी की, वो लोकल गवर्नमेंट का रोल है. कंट्री के लेवल पे वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है. सो एट डिफरेंट लेवल्स there are governments who have to look after these areas which are being there related with the public services. फिर आता है बेस ऑफ डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी का बेस क्या है ना. वी हैव स्टडीड दैट इन डेमोक्रेसी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर आर द पीपल. हमारी जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है वो किसके हाथ में, लोगों के हाथ में है. एंड दे मेक यूज़ ऑफ देयर पावर थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर टू देयर इलेक्टर्स. अब इलेक्टर्स कौन है, हम आप हैं. तो हम अब हमने जब उन लोगों को इलेक्ट किया, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हमने इलेक्ट किया, तो उनका भी ये काम है, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दे हैव टू इंश्योर अस दैट दे मेक यूज़ ऑफ देयर पावर थ्रू means we are making use of our power through our representatives. Means we have elected a person whom we think that he or she is a correct person who can understand our problems and who will try to help us to remove those problems. Suppose हमारे एरिया में वाटर फैसिलिटी नहीं है, हमारे एरिया की रोड्स ख़राब है, तो हमें पता है कि जिस कैंडिडेट को हम इलेक्ट कर रहे हैं, जिस कैंडिडेट को हम एज अपना रिप्रेजेंटेटिव हम लेजिस्लेटिव असेंबली में या हम पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, दैट पर्सन नोज द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर एरिया and that person will definitely do something for the welfare of that area from which he or she is being elected. तो उस कंडीशन में जब हम उसको इलेक्ट करते हैं तो उस पर्सन का भी ये काम है कि वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहे. मीन्स their power through their representative who remain responsible to their electors. वो जिसको हमने इलेक्ट किया वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, and he or she has to see why he has been elected and why he has been there. वो वहाँ पे इसलिए है कि वो उसे हमने इलेक्ट किया. हमने इलेक्ट क्यों किया, बिकॉज हमें लगा कि वो हमारे लिए करेक्ट पर्सन है, जो हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी रिक्वायरमेंट्स को, हमारी नीड्स को समझता है, जानता है और डेफिनेटली हमारे एरिया, हमारी सिटी, हमारी स्टेट की डेवलपमेंट में हमको हेल्प करे. तो ये बेस है डेमोक्रेसी का. और ये बेस इसलिए है क्योंकि अगर हमें लगेगा कि वो पर्सन जिसे हमने एक रिलायबल पर्सन समझा, अगर वो काम नहीं करता, तो उस कंडीशन में वी हैव दिस चांस एज अ वोटर to remove that person from his or her position, and we have the chance to elect a new one. And in that case the person will definitely understand the importance of his position. He will definitely think कि मैं किसकी वजह से गया हूँ और मुझे उन लोगों का वेलफेयर देखना है. नेक्स्ट, अडल्ट सफरेज. अडल्ट सफरेज क्या है? इट इज़ अ राइट टू वोट. द टर्म फ्रेंचाइज अंडरलाइन करेंगे. द टर्म फ्रेंचाइज एंड सफरेज मीन्स द प्रिविलेज ऑफ वोटिंग. अंडरलाइन करना, द प्रिविलेज. इस टाइप की छोटे छोटे जो आपके फैक्ट्स हैं वो मिड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं. प्रिविलेज ऑफ वोटिंग
फॉर कैंडिडेट्स फॉर पब्लिक ऑफिसेस। पब्लिक ऑफिसेस के लिए मीन्स हमारे नेशनल लेवल पे हमने बात करी, इलेक्शंस के थ्रू हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, और भी पब्लिक ऑफिसेस होते हैं जिसमें हम वोटिंग के थ्रू अपने कैंडिडेट को इलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंचाइज और सफरेज मीन्स द प्रिविलेज ऑफ वोटिंग। हमें मौका मिलता है कि हम अपना वोट कर सकें, हम अपनी मर्ज़ी दिखा सकें। देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन मॉडर्न स्टेट्स रिगार्डिंग द राइट टू वोट। इसके लिए देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी, इसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई यूनिफॉर्मिटी है इन मॉडर्न स्टेट्स रिगार्डिंग द राइट टू वोट। अब हम आते ये हमें कैसे मिला, है ना। इन द अर्ली 19th सेंचुरी, तो इन द अर्ली 19th सेंचुरी क्या था, द राइट टू वोट वॉज अवेलेबल जनरली। जब अगर हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंट पीरियड के लिए इंडिया की, और अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, अफ्रीका की, तो वहाँ भी ये कंडीशन थी, वहाँ भी ये सिचुएशन थी। ओनली सम वेल ऑफ पीपल वर अलाउड टू कास्ट देयर वोट। उनको राइट था, सिर्फ जो वेल ऑफ लोग थे सोसाइटी के, या इंडिया में सिर्फ एजुकेटेड, कुछ एजुकेटेड लोगों को ये राइट था, दे कुड ओनली कास्ट देयर वोट। और वॉज अवेलेबल जनरली टू द टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स कौन होते थे? टैक्स पेयर्स होते थे जो रिच क्लास ऑफ सोसाइटी था, जो मनी ओनर सोसाइटी के लोग थे, उनको सिर्फ ये राइट था, दे कुड ओनली कास्ट देयर वोट। उनके पास ये सिर्फ राइट टू वोट था। हु बिलोंग टू द आर्म फोर्सेस ऑफ द कंट्री, और कुछ लोग ऐसे थे जो आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते थे। अब मैंने आपको बताया अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, इन सब जगहों पे ये चीज़ें राइट टू वोट बहुत देर में लोगों को मिला। इन इंग्लैंड फॉर इंस्टेंस, अगर हमें इंग्लैंड के बारे में जाने, until 1832 franchise was limited in countries to those landholders whose landed properly yielded means जिसमें से बहुत अच्छी क्रॉप्स ग्रो होती थी। यील्ड मीन्स जो वो गेन करते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे, उसका अमाउंट बहुत क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती थी। रिच क्लास, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रिच क्लास, ठीक है। और उनकी एन एनुअल लैंड रेवेन्यू ऑफ 40 शिलिंग्स, शिलिंग्स वहाँ की वो थी जो करेंसी, इंग्लैंड की करेंसी थी कि 40 शिलिंग्स जो रेवेन्यू देते थे टैक्स पेयर से, जो गवर्नमेंट को टैक्स देते थे, 40 शिलिंग्स, सिर्फ उन लोगों को राइट था कि वो अपना वोट कास्ट कर सकते थे। अप टू द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी विमेन वर एक्सक्लूडेड। और मज़े की बात एक और कि विमेन, जिसको कि वीकर सेक्शन हमारी सोसाइटी, हमारे वर्ल्ड की सोसाइटी का माना जाता था, वुमेन को हमेशा सेकेंडरी लेवल पे रखा जाता था, कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ वर मैन डोमिनेटिंग कंट्रीज़। तो इंग्लैंड में तो ये हुआ कि टैक्स पेयर्स को अलाउ करा, लेकिन अगर हम बात करें कि न्यूजीलैंड, अप टू द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के शुरू तक विमेन वर एक्सक्लूडेड मीन्स नॉट अलाउड। छोड़ क्या, विमेन को छोड़कर उनको बिल्कुल अलाउड नहीं था फ्रॉम द फ्रेंचाइज एक्सेप्ट इन न्यूजीलैंड। सिर्फ एक न्यूजीलैंड में अलाउड था, बाकी और सब जगह पर विमेन को अलाउड नहीं था। वाइडनिंग ऑफ द फ्रेंचाइज, अब ये एरिया जो फ्रेंचाइज का था राइट टू वोट, ये कैसे बढ़ा, वाइड कैसे होता गया? विद द रैपिड स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज़। अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक आइडियाज़ फैलते गए, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ का स्प्रेड होता गया। रिस्ट्रिक्शंस अबाउट द सफरेज बिगेन टू डिसअपीयर। सफरेज मीन्स राइट टू वोट, सफरेज का मीनिंग लिख लो, राइट टू वोट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, तो ये जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ की रिस्ट्रिक्शंस जो थी पहले, वो ख़त्म होने लगी। और कभी कहीं फिर एक स्टेज ऐसी जब ये सफरेज बिगन टू डिसअपीयर। इन फ्रांस द मूवमेंट फॉर यूनिवर्सल मैनहुड सफरेज सक्सेडेड इन 1848। फ्रांस में ये राइट कब मिला लोगों को? इन 1848। इट वॉज एज लेट एज इन 1944। और इसके बाद ये 1944 आते आते ये राइट किसको ग्रांट किया गया? विमेन वर ऑल्सो अलाउड टू कास्ट देयर वोट। उनको भी राइट टू वोट दिया गया, जो कि अभी तक नहीं था विमेन को।
इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अब आप देखिए किस किस ईयर में आते आते ये राइट लोगों को दिए गए। अब हम बात कर रहे हैं इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में कब हुआ? इन ब्रिटेन women were granted the right to vote for the first time in 1918 में women को इन यूनाइटेड स्टेट्स में यूएसए में पहली बार ये राइट मिला। एंड until 1920 women had the right to vote only in 11 of the states, और 1920 तक सिर्फ 11 स्टेट्स में ये अलाउड था। इट वॉज इन 1971 was the year the voting right were extended to all the citizens of USA who were at the age of 18 years or more. So हम ये देखें कि 1971 मीन्स हमारी भी इंडिपेंडेंस के बाद 47 वी गॉट इंडिपेंडेंस, एंड हम इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, जो कि आज हम बहुत डेवलप्ड कंट्री मानते हैं अमेरिका को, बट दैट वाज आल्सो नॉट अलाउड इन दैट कंट्री। वहाँ पर भी वेमेन को एक कहना चाहिए कि इन्फीरियर जेंडर समझा जाता था। एंड ये 1971 ईयर था जबकि द राइट ऑफ वोटिंग वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल द सिटीजन्स, सारे सिटीजन्स को ये इक्वल राइट दिया गया होवर ऑफ द एज ऑफ 18 ईयर्स और मोर, जो कि फिर हमारे इंडिया में भी स्टार्ट। और है सफरेज मूवमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सफरेज मूवमेंट जब, जैसे कि मैंने आपको बताया, साउथ अफ्रीका वॉज अ कंट्री वेयर पीपल हैड टू स्ट्रगल अ लॉट फॉर डिफरेंट रीजन्स। एक तो वहाँ रेसिज्म बहुत था। रेसिज्म हम किसको कहते हैं? डिफरेंस मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। ब्लैक्स एंड वाइट्स, जो वहाँ पे वाइट्स थे दे यूज़ टू फील देमसेल्व्स वेरी मच सुपीरियर, एंड जो ब्लैक्स थे उनको वहाँ पे इन्फीरियर माना जाता था। तो वहाँ पे ये सफरेज मूवमेंट बहुत लंबे टाइम तक चला। द सफरेज मूवमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। ये बहुत लंबी हिस्ट्री। एपथाइड हम पढ़ रहे हैं एज अ स्टेट इम्पोज सिस्टम। एपथाइड एक स्टेट के मीन्स वहाँ के गवर्नमेंट ने एक सिस्टम ऑफ रेशियल मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, वो उन्होंने वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करा हुआ था। हैड बीन प्रैक्टिस, ये वहाँ पे प्रैक्टिस में था कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, लोगों में आपस में भेदभाव किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर एज एन ऑफिशियल पॉलिसी सिंस 1948, और ये 1948 तक वहाँ पे चला। अगर हम जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे ये चीज़ कि महात्मा गांधी ऑल्सो मीन्स ही वॉज लॉयर देयर, ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि महात्मा गांधी वॉज देयर टू फाइट अगेंस्ट दीज एपथाइड लॉज, एंड ही वेंट देयर टू फाइट इन मीन्स ही वेंट देयर फॉर द हेल्प ऑफ ब्लैक्स, और ब्लैक्स में वहाँ इंडियंस भी कुछ थे, एंड ही वेंट देयर टू हेल्प दोज पीपल टू फाइट अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ races. So black South Africans, the overwhelming majority of the people of the country were denied the fundamental rights of black South Africans, जो blacks हैं जिनको हम नीग्रोस भी कहते हैं, है ना, वो लोगों को वहाँ पे एक उनकी मेजॉरिटी थी, वो लोग ज़्यादा थे उस कंट्री में, वर डिनाइड, लेकिन उनको वहाँ के फंडामेंटल राइट्स से अलग रखा हुआ था। उनको वो सब फंडामेंटल राइट्स नहीं थे वहाँ पे जो वहाँ पर वाइट्स को थे। वाइट्स वर ट्रीटेड प्रॉपर्ली इन दैट कंट्री, बट जो दोज वर ब्लैक्स दे वर ट्रीटेड वेरी मच बैडली। और the country were denied the fundamental rights, political rights and liberties। उनको किसी तरह के फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, पॉलिटिकल नहीं थे, फंडामेंटल राइट्स नहीं थे जो आज हम इंडिया में इंजॉय करते हैं। पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, कोई लिबर्टीज़ नहीं थी, उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए गए थे। दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। उनको किस में पार्टिसिपेट? पॉलिटिकल लाइफ में, कंट्री की पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं था, एंड वॉज सब्जेक्ट टू
वेरियस रिप्रेसिव लॉ एंड रेगुलेशंस। रिप्रेसिव, बहुत ज़्यादा उनको अंडर प्रेशर रखा जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था फॉर बाय सर्टन लॉज एंड रेगुलेशंस। कुछ उनके लिए ऐसे सख्त लॉज बनाए गए थे जिससे उनको टाइम टू टाइम सप्रेस किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था। बोथ द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, ये वहाँ की जो जनरल असेंबली थी या सिक्योरिटी काउंसिल थी, दे डिक्लेयर्ड एपथाइड, उन्होंने भी एपथाइड जो ये डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कलर, उसके अगेंस्ट एक चार्टर मीन्स एक उन्होंने एक अपना चार्टर आप कह सकते हैं एक रिक्वेस्ट निकाली, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्ट्ररी टू द चार्टर ऑफ जो काउंसिल डिक्लेयर्ड एपथाइड कॉन्ट्ररी, उन्होंने एपथाइड को बिल्कुल अगेंस्ट के अगेंस्ट माना, किसके, द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था। द असेंबली कंडेम्ड, असेंबली ने कंडेम किया, बिल्कुल अपोज किया इट एज अ क्राइम, असेंबली ने इसको क्राइम ना मान के और इसको क्या माना, एंड द काउंसिल टर्म्ड इट एज अ क्राइम अगेंस्ट द कंसाइंस एंड डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड। इस चार्टर जो यूनाइटेड नेशन ने माना, वहाँ की असेंबली ने इस जो रूल था, जो एपथाइड था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, स्किन कलर, उन्होंने उसको बिल्कुल इनह्यूमन माना। उन्होंने कहा कि ये इंसानियत के अगेंस्ट बिल्कुल क्राइम है, एंड द काउंसिल टर्म्ड इट एज अ क्राइम अगेंस्ट द कंसाइंस इन ह्यूमैनिटी के लिए बिल्कुल, और डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड की किसी को आप इतना ज़्यादा टॉर्चर करें तो इट इज़ टोटली अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड। डिग्निटी मीन्स हमारी रिस्पेक्ट, यू आर इररिस्पेक्टिंग समवन, you are trying to ill treat someone, so it is totally like a crime. Changes since 1989 in the apartheid policy of South Africa, अब क्या क्या ऐसे changes आए 1989 तक in the apartheid policy of South Africa? Let us study. In South Africa, as stated above, a majority of whites rule. अगर हम हिस्ट्री पढ़ें साउथ अफ्रीका की, तो जैसा कि कहा गया है ऊपर कि साउथ अफ्रीका में माइनॉरिटी ऑफ अफ्रीका रूल्ड ओवर द मेजॉरिटी। माइनॉरिटी किसकी थी? वाइट्स की थी। मेजॉरिटी किसकी थी? ब्लैक्स की थी। लेकिन माइनॉरिटी ऑफ द वाइट्स रूल्ड, उन्होंने रूल किया इस पे मेजॉरिटी पे। मेजॉरिटी किसकी थी? ब्लैक कलर वाले लोगों की। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हैड बीन कैरिंग ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल इन दिस कंट्री। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बहुत सालों तक, बहुत लॉन्ग पीरियड तक फ्रीडम स्ट्रगल में लगी रही, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एट्रोसिटीज़, और इसके साथ साथ एक लंबा समय आ गया, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एट्रोसिटीज़, बहुत तरह के एट्रोसिटीज़ एंड वर बीइंग कमिटेड ऑन द पीपल। एट्रोसिटीज़ मीन्स बहुत सारे कैसे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लोगों पे इम्पोज किए गए, उनके ऊपर उनको इतना ज़्यादा सप्रेस किया गया कि दो सम यूरोपियन कंट्रीज़ मेंटेन्ड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कनेक्शन। हालांकि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने जो रिलेशन से साउथ अफ्रीका से, दे हैड सम गुड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इंडिया, सर्व्ड ऑल कनेक्शंस, और इंडिया ने अपने साउथ अफ्रीका के साथ अपने बहुत सारे ऐसे रिलेशंस थे जो बहुत समय तक उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने उस चीज़ अपने रिलेशंस को इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करा विद दिस कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इम्पोज्ड मैनी सेंक्शंस अगेंस्ट इट, और उन्होंने इसके अगेंस्ट बहुत आवाज़ उठाई। तो फॉर सो मैनी टाइम्स दे opposed the rules and regulations against the blacks which was there in the country, in
South Africa. However, since 1989 some changes took place. हालांकि 1989 आते आते वहाँ पे कुछ चेंजेस होने लगे अंडर वर्ल्ड प्रेशर, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका पर वर्ल्ड प्रेशर पड़ रहा था. मीन्स अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर प्रेशराइजिंग दिस कंट्री. द वाइट्स ऑफ द रूलिंग क्लास बिगेन टू रियलाइज, और ये एक समय ऐसा आया कि जो वाइट्स थे, जो रूलिंग क्लास में थे, उनको ये रियलाइज़ हुआ दैट दे कुड नॉट कंटिन्यू. वो लोग अब अपना ये ऑप्रेसिव बिहेवियर, ऑप्रेसिव सिस्टम और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रख सकते. दैट वॉज वाई. वो क्यों हुआ, उसका रीज़न था एक ऐसा पर्सन जिसने ये जो सब हो रहा था, ऑप्रेसिव सिस्टम चल रहा था वाइट्स का, उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करी. एंड दैट पर्सन वाज नेल्सन मंडेला. इनको आप अंडरलाइन करिए, नेल्सन मंडेला, द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द अफ्रीकन पीपल. ही वॉज अ ब्लैक and he supported his people a lot, and he was put in jail for several years. Who had been jailed for several years? About 27 years he was in jail. ये अंडरलाइन करिए कितने ईयर्स के लिए वो जेल में थे नेल्सन मंडेला. ही वॉज देयर फॉर 27 years and was released from the jail from jail in February 1990. और उनको जेल से रिलीज़ कब किया गया? 1990. He proved quite successful, और he proved quite successful in carrying on negotiations to bring to an end. और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए अपने सेम में to bring, to carry some negotiations, कुछ समझौते करने में, to end this racial discrimination in the country, to end this apartheid in the country. Then this the world have heaved a sign of relief. दुनिया के सब कंट्रीज़ ने एक राहत की सांस ली. इस जो भी सारा यू कैन से नेगोशिएशंस हुए, जो भी समझौते हुए. एंड व्हेन द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव अप द एज लॉन्ग पॉलिसी ऑफ एपाथाइड. जब साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब हम ये जो एक लंबे समय से चली आ रही एक जो सिस्टम है कंट्री का, उसको उन्होंने एंड करने का डिसाइड किया. Many countries of the world, including India, then established diplomatic, और many countries, बहुत सारी दुनिया के और देश उसके साथ इंडिया ने भी this established diplomatic relations with diplomatic means friendly relations with South Africa. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप था टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ अफ्रीका, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप था कि साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिले फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वाइट्स. was taken in 1994 when the South African government, जब साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया to hold the first multiracial election. Multiracial means हर कलर स्किन के लोगों को ये अलाउ किया that they will contest election in South Africa on 27th April 1994. अंडरलाइन करो. तो 1994 was the year when the government, South African government, they decided to have a multiracial elections in the country. Africa were given political rights, means, and the all citizens of South Africa were given political rights. और जितने भी साउथ अफ्रीका में सिटीजन्स थे उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए गए that they could contest an election and they could be a part of the government. I hope you have understood this much. अब हम आते हैं यूनिवर्सल रेट फ्रेंचाइज इन इंडिया. ये तो हमने पढ़ा साउथ अफ्रीका का. अब इंडिया में ये चीज़, क्योंकि हमें तो इंडिपेंडेंस 1947 में मिली है ना, और उसके साथ साथ 1947 के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ 1950 में. तो इंडिया में यूनिवर्सल रेट फ्रेंचाइज कब शुरू हुई? यहाँ के लोगों को राइट टू वोट कब दिया गया? तो लेट स्टार्ट.
You must have come across a phrase which refers to India as the largest democracy in the world. अभी आप लोग कई बार ये फ्रेज़ ये कहावत सुनते हैं कि इंडिया जानी जाती है एज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के नाम से. Is one of the so democracy is one of the basic principles. हमारा जो इंडिया का डेमोक्रेसी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल है. Indian democracy is the largest in the world because India has the largest number of voters in the world. हमारे इंडिया में largest number of voters है. voters means above 18. हमारी कंट्री में अबव 18, क्योंकि वोटिंग राइट हमको कब मिलता है व्हेन वी आर ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव, है ना. बिलो 18 वी डोंट हैव द राइट टू वोट. तो हमारी कंट्री में 18 प्लस एज के मैक्सिमम लोग हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ बीन नोन एज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड विच इलेक्ट द गवर्नमेंट, जो एक गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है. एंड इट इज़ नॉट ओनली द सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट बट ऑल्सो द गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड ये लोकल लेवल. ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पे नहीं है, स्टेट लेवल पे नहीं है, बल्कि यूनियन बट ऑल्सो द गवर्नमेंट्स एट स्टेट एंड द लोकल लेवल, सो विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल. हमारे पास इतनी ऐसी पॉपुलेशन है जो कि 18 ईयर प्लस जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हर लेवल पे इलेक्ट कर सकती है. The citizens of India who are 18 years of age and above and who are not otherwise disqualified are entitled to vote in the elections. This means who are not otherwise disqualified, उनको disqualify नहीं किया जाता. means they are educated or not but they have the right, क्योंकि right to vote for everyone, right to equality for everyone. We have the rights. Our constitution has given us right to vote in the elections. अब हम आगे चलते हैं. On one of the boldest and most courageous acts of the Constituent Assembly was to accept. अब हमें जब ये हमारा अडल्ट फ्रेंचाइज मिला, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिला, तो वो कैसे मिला. अब हमें पहले मैं आपको ऊपर का बता दूँ कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आप अंडरलाइन करिए डेफिनेशन. ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया who are of 18 years of age and or more have the right to vote without any distinction of caste, creed, color, sex और place of birth. कोई भी पर्सन जो कि 18 ईयर्स से ज़्यादा है, वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड मीन्स कलर, ब्लैक एंड वाइट कलर, फीमेल हो या मेल हो, और वो किसी भी प्लेस को बिलोंग करता हो, they have the right to vote. This is called universal adult franchise. अच्छा, अब हम आते हैं on the boldest, one of the boldest and most courageous acts of constituent assembly was to accept and adopt the principle of universal adult franchise for the people of India. जब हमारी constituent assembly बनी तो उनको सबसे पहला उनका काम क्या था, टू एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लोगों के लिए अडॉप्ट करना, उनके प्रिंसिपल्स को मानना. एंड इट वाज अ बोल्ड एक्ट. ये एक बहुत बोल्ड एक्ट था इंडिया, क्योंकि जिसको एक बहुत बैकवर्ड कंट्री माना जाता था एट दैट टाइम. तो इट वाज अ बोल्ड एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिकॉज इंडिया वॉज प्रीडोमिनेंटली इलिटरेट, क्योंकि इंडिया तो प्रीडोमिनेंटली इलिटरेट, गरीब, पुअर एंड ट्रेडिशनल कंट्री था. गिविंग टू द इलिटरेट, पुअर एंड ट्रेडिशन बाउंड पीपल द राइट टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट वॉज इंडीड अ चैलेंजिंग टास्क. और ये गिविंग राइट टू इलिटरेट पीपल, पुअर पीपल एंड ट्रेडिशनल पीपल, which was the, you can say, when we got independent we had these weaknesses in our country, so it was indeed a challenging task for the government. India emerged as a true democracy, क्योंकि जब ये बनाया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सोचा गया इंडिया के लिए, it is in reality it is true that time people were not
literate in much, you can say in much amount or much number. Most of the people were illiterate. Poverty was there, है ना. पॉवर्टी थी, ट्रेडिशन बाउंडेड थे लोग कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशंस को माना जाता था. उन ट्रेडिशंस को मानते हुए वो सोचते थे ये चीज़ें हाउ हाउ कुड दे डू दैट, है ना. सो उन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो डेफिनेटली इट वाज अ चैलेंजिंग टास्क एट दैट टाइम. बट उन सब चीज़ों के होते हुए भी, उन चीज़ों के होने के बाद भी इंडिया इमर्ज एज अ ट्रू डेमोक्रेसी. इंडिया एक ट्रू डेमोक्रेसी के रूप में इमर्ज हुआ, विच हैज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड अबाउट 13 जनरल इलेक्शंस, जिसने अभी तक 13 जनरल इलेक्शंस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर कंडक्ट करा लिए थे. The Constitution affirms that all the people of India, और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा ये कंफर्म करता है that all the people of India are free and equal, have the right to vote. और हमारी कंट्री में, इंडिया में सब लोग फ्री हैं, इक्वल हैं एंड हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्टिंक्शन. किसी तरह की डिस्टिंक्शन, चाहे वो कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ हो. पहले भी बताया, कास्ट किसी अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, क्रीड किसी भी रिलीजन का है, कलर ब्लैक एंड वाइट, ब्रिटिश है, फीमेल मेल, मेल्स एंड फीमेल्स को भी इक्वलिटी दी गई दैट दे ऑल्सो, फीमेल्स ऑल्सो हैव द राइट. और प्लेस ऑफ बर्थ मीन्स चाहे आप जम्मू कश्मीर में बॉर्न हुए, चाहे आप चेन्नई में बॉर्न हुए, यू हैव द राइट टू वोट. This ensures, or the system of universal franchise is based on one person one vote. और ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? The one person one vote means one person have the right to give one vote. This ensures, और ये क्या इंश्योर करता है? Political equality in the country, because we are also, it shows that we have the political equality. We are also important as far as our administration is concerned, क्योंकि हम वहाँ पे participate करें as a voter. Our participation is also having some importance in the administration. अब आते हैं हम लास्ट सेक्शन पे, नीड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अब ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी जाए? इसके लिए हम पढ़ेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वलिटी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या इंश्योर करती है? कि हम सबको पॉलिटिकल इक्वलिटी है. सेकेंड है, इट इज़ अ हारमनी विद द प्रिंसिपल ऑफ द सोवेनिटी ऑफ द पीपल. ये एक तरह से हारमनी है, एक तरह से लोगों में आपसी अंडरस्टैंडिंग है. किससे? द प्रिंसिपल ऑफ द सोवेनिटी ऑफ द पीपल. बिकॉज सोवेनिटी मीन्स आई हैव द राइट एंड you have, others don't have any right to interfere in my rights, or the others do not have the right to violate my rights. थर्ड, द राइट टू वोट स्टिमुलेट्स इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर्स. और जब हम वोट करते हैं तो ये स्टिमुलेट करता है हमारी जो इंटरेस्ट है उसको, ये और ज़्यादा बढ़ाता है. स्टिमुलेट मीन्स बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर्स. अब हमने वोट किया, हमने एक नेता चुना और अब हमने वोट किया क्योंकि हमारा एक पार्टिसिपेशन हुआ, तो हमारा एक इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ कि हम उसको वॉच करें कि वेदर ही इज़ डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली और नॉट, whether he is doing anything for our welfare or not. तो हमारा एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि हम टाइम टू टाइम उस चीज़ को वॉच करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके कामों की कि उसने ऐसे कौन से काम किए विच आर फॉर आवर वेलफेयर. Next, the right to vote increases the self respect of the voters. और right to vote जब हमें है तो it increases the self respect of the voter. ये हमारी self respect को भी increase करता है. Means I also have some importance in this country. It makes us feel that I also have some importance in any way in this country.
The right to last is the right to vote provides an opportunity to minorities to safeguard their rights. Minorities means फीमेल्स को भी ये राइट मिलता है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उनको भी राइट मिलता है, वो उनको एक मौका मिलता है दैट दे कैन सेफ गार्ड देयर राइट्स, वो अपने राइट्स को सेफ गार्ड करें, मीन्स दे कैन यूटिलाइज देयर राइट्स। ऐसा ना हो कि जो राइट्स हमारे, क्योंकि ये राइट्स तो हमको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं और वी हैव द राइट टू यूटिलाइज दिस राइट्स। तो इस तरह से ये हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, नीड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यहीं ख़त्म होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू मस्ट note down, and whenever we'll meet we'll definitely solve, and I'll send you the question answers with means in next session. Okay, and till then I'm giving you some homework. You have to write some short answer questions yourself. You must try. What is government? Question 1 of short answer. What is dictatorship? Mention any 4 key elements of democracy. Third one, mention any 4 key elements. You must tick mark on in your book and try to write in your practice copy, and I'll also send you answers, then you will match. Okay, mention any 2 functions of the government. Define adult suffrage, and which country was following the policy of apartheid, and what ensures political equality in a country. What ensures political equality in a country? And rest of the questions I'll send you the PDF. And for now, thank you and have a nice day.